हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हिंदी के आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं वचन के बारे में। इस क्लास में हम जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, इसके साथ साथ एक वचन से बहुवचन किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्दों के बारे में भी हम बात करेंगे जो हमेशा बहुवचन के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जिनका कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, उन्हें एक वचन के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे भी हिंदी शब्द हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में ही यूज़ किए जाते हैं, जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इसके साथ साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी देखेंगे जो पिछले एग्जाम्स में लगातार पूछे गए हैं और संभावना है कि वो आपके आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास और जानते हैं वचन किसे कहते हैं। वचन की परिभाषा पर आने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। वचन को अगर अंग्रेजी में हम कहें तो उसको क्या कहेंगे, नंबर। ठीक है, वचन का इंग्लिश रूपांतरण क्या होता है, नंबर। और नंबर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, नंबर का मतलब होता है संख्या। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला कि वचन जो होता है वो नंबर होता है और नंबर संख्या को डिनोट करता है। यानी हम कह सकते हैं कि वचन जो होता है वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या के बारे में बताता है कि इसकी संख्या कितनी है। अगर परिभाषा पर नज़र डालें तो परिभाषा कहती है विकारी शब्दों का वह रूप जिससे उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी वचन हमेशा किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, तो वचन की परिभाषा आप समझ चुके हैं। वचन के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में वचनों के प्रकार तीन हो जाते हैं। जैसे मैंने इससे पहले कौन सी क्लास पढ़ाई थी आपको, इससे पहले मैंने आपको लिंग या जेंडर के बारे में बताया था और इसके साथ साथ मैंने बताया था कि संस्कृत में जो जेंडर होते हैं वो तीन होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। उसी तरीके से वचन भी संस्कृत में तीन होते हैं। संस्कृत में कौन कौन से तीन वचन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अब एक वचन का अर्थ क्या है? एक वचन का अर्थ है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एक वचन का अर्थ है किसी भी एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में जिसका बोध हो। किसी भी व्यक्ति की संख्या एक या वस्तु की एक संख्या के बारे में बोध जिससे होता है वो एक वचन होता है। संस्कृत में द्विवचन एक्स्ट्रा हो जाता है, हिंदी में द्विवचन नहीं होता है। यानी हिंदी को हम ऐसे कह सकते हैं कि हिंदी में अगर एक कोई चीज़ है, किसी चीज़ का नंबर एक है, ठीक है, किसी भी चीज़ की संख्या एक है, किसी वस्तु की संख्या एक है, व्यक्ति की संख्या एक है, तो वो एक वचन है। और एक से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो द्विवचन की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो सीधा बहुवचन बन जाता है। जबकि संस्कृत में थोड़ा सा अलग होता है। संस्कृत में एक व्यक्ति या वस्तु एक वचन कहलाता है और दो व्यक्ति या दो वस्तु या किसी भी चीज़ की दो संख्या ये डिनोट करती है कि ये द्विवचन है। और दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए बहुवचन यूज़ किया जाता है। लेकिन हिंदी में सिर्फ एक वचन और बहुवचन ही होते हैं। तो यहाँ से क्या निकला कि एक व्यक्ति या एक वस्तु है वो एक वचन है, और एक से अधिक अगर हो जाते हैं यानी दो भी हो जाते हैं, दो, तीन, चार, पाँच, मतलब एक से ज़्यादा अगर कोई वस्तु की संख्या बताई जा रही है, व्यक्तियों की संख्या बताई जा रही है, तो वो बहुवचन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ पाए होंगे आप। एक वचन बहुवचन तो कॉमन सी बातें हैं, आप सभी जानते भी होंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसे आदर प्रकट करने में, ठीक है, आदर प्रकट करने में जैसे हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आदर प्रकट करने हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो हमेशा बहुवचन के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आदर प्रकट करने में जो सेंटेंस बना होगा, जो शब्द बना होगा, उसको देखने पर आपको यह लगेगा कि यह बहुवचन है। ठीक है, उसको बहुवचन के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, तो इस सेंटेंस को पढ़ने पर हमें ऐसा लग रहा है कि पिताजी आ रहे हैं, और हैं जो वर्ड है वो बहुवचन के लिए यूज़ किया जाता है। अब पिताजी तो एक ही होते हैं ना, तो वो कई सारे तो नहीं हो सकते। अब कई सारे तो नहीं हो सकते, तो हमें पता है एक ही हैं। लेकिन आदर सूचक शब्दों का यूज़ जब होता है, आदर प्रकट करने के लिए जब हम किसी वस्तु का किसी शब्द का यूज़ करते हैं, तो वो बहुवचन दिखाई देता है, हमें बहुवचन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आदर प्रकट करने में बहुवचन का यूज़ किया जाता है। जैसे शिवाजी वीर थे, अब शिवाजी कितने थे? शिवाजी तो एक ही थे ना, लेकिन ऐसे तो नहीं बोल सकते कि शिवाजी वीर था,
तो कहीं ना कहीं एक से डिसरिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है ना। पिताजी आ रहे हैं, इसको हम ये बोल रहे हैं पिताजी आ रहा है, तो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा ना। तो आदर सूचक चीज़ों को यूज़ करने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए हम बहुवचन के रूप में शब्दों को यूज़ करते हैं। इसके अलावा द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाओं के बारे में मैं आपको संज्ञा वाला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। द्रव्य मतलब पदार्थ, ठीक है। और द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो हमेशा एक वचन के रूप में यूज़ की जाती हैं। जो भी तरल पदार्थ होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। आप तरल पदार्थों को गिन सकते हैं, पानी को गिन सकते हैं, आप दूध को गिन सकते हैं, दही को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना। तो जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती हैं, जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो एक वचन के रूप में हमेशा यूज की जाती हैं, ठीक है। सॉरी। तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो हैं वो हमेशा एक वचन के रूप में ही यूज की जाएंगी। यानी आप न तो पानी को गिन सकते हैं, न दही को गिन सकते हैं, न घी को गिन सकते हैं, न तेल को गिन सकते हैं, न दूध को गिन सकते हैं। ये अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। और जो चीज़ गिनी नहीं जा सकती, मतलब उसमें कोई नंबर ही नहीं है, उनमें कोई संख्या ही नहीं है, तो वचन हुआ, वचन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक वचन ही मानी जाएंगी, ठीक है। एक ही चीज़, दूध है तो दूध एक ही, कोई मतलब इसको हम फॉर्म कर सकते हैं, एक ही चीज़ मान सकते हैं दूध को। ऐसे नहीं बोल सकते 3 दूध, 4 दूध, 5 दूध, ऐसा आपने कभी सुना भी नहीं होगा। 1 पानी दे दो, 2 पानी दे दो, ऐसे वर्ड्स आपको नहीं सुनने को मिले होंगे। तो जो तरल पदार्थ होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल में आ जाते हैं, तो उनको हम हमेशा एक वचन के रूप में ही यूज कर सकते हैं। तो आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ऐसा कि दूध एक वचन है या बहुवचन है, तो आप यहाँ से आसानी से इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूध को हम गिन नहीं सकते, यानी ये काउंटेबल में नहीं आ रहा है, तो ये एक वचन की ही कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ तुम के स्थान पर कभी कभी हम आप यूज कर देते हैं। तुम के स्थान पर कभी कभी हम आप शब्द का यूज कर देते हैं, लेकिन आप शब्द भी क्या होता है, वो एक वचन ही होता है, ठीक है। क्योंकि अगर बेसिकली अगर हम देखें तो हम नॉर्मल अपनी सामान्य बोलचाल में तुम या तू का शब्द का यूज़ करते हैं, लेकिन आप शब्द जो होता है एक सम्मान सूचक शब्द होता है। जो अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर उसके लिए हम तू या तुम की जगह पर आप शब्द यूज़ करेंगे, तो आप शब्द एक सम्मान सूचक शब्द होता है, ठीक है। जैसे मुझसे कोई बड़ा व्यक्ति है या मुझसे कोई बड़ा कोई भी पुरुष है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं तू क्या कर रहा है, तूने ये कैसे कर दिया, तू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इस तरीके के मैं शब्द यूज़ करूँगा, तो ये एक तरह से सम्मानहीनता की श्रेणी में आ जाएगा। और अगर मैं उसी से ये बोलूँगा आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपने पढ़ाई की कि नहीं की, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, तो मैं आप शब्द यूज़ कर रहा हूँ। तो आप शब्द को यूज़ करने के बाद में सेंटेंस ऐसा लग रहा है हमको बहुवचन, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने पूछा किसी से आप क्या कर रहे हैं, तो मैं एक ही व्यक्ति से पूछ रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस को जब फॉर्म किया गया है और इसको पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा आभास हो रहा है कि ये बहुवचन सा लग रहा है देखने में, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, तो ये बहुवचन सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन दरअसल में ये बहुवचन नहीं है। आप शब्द जो है वो एक वचन की ही कैटेगरी में आता है, तो इससे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, क्या आप विद्यालय गए थे। अगर किसी से पूछा जा रहा है कि आप विद्यालय गए थे, तो ये एक वचन को ही डिनोट कर रहा है आप, ठीक है। वो केवल सम्मान सूचक शब्दों की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि वो अगर हम तू या तुम का शब्द करेंगे वो थोड़ा अटपटा लगता है, ठीक है। इसलिए हम आप शब्द का यूज़ करते हैं और आप शब्द हमेशा जो है एक वचन के रूप में ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। समझ में आया होगा आपकी में। अब जो धातुएं होती हैं मेटल्स भी एक वचन के रूप में ही हमेशा प्रयुक्त होती हैं। जैसे सोना हो गया, मेटल है ना, धातु है। चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये सभी धातुएं हैं और इनको हम हमेशा एक वचन के रूप में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। आप गिन के बताओ, 2 चांदी, 3 सोना, ऐसे कभी सुना है? यानी इनकी एक मेजरमेंट होती है, इनका एक मापन होता है, इनको हम तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। वजन माप सकते हैं लेकिन इनको हम गिन नहीं सकते। धातु को हम गिन नहीं सकते, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसका वजन जो है उसका तोला जा सकता है, लेकिन उनको संख्या के रूप में गिना नहीं जा सकता। जैसे आप द्रव्य पदार्थों के बारे में बात कर रहे थे, उनको हम माप सकते हैं लेकिन उनको गिन नहीं सकते, और गिन नहीं सकते तो वो जो है एक वचन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इसी तरीके से मेटल्स जो होती हैं, धातु जो होती हैं, उनको भी हम गिन नहीं सकते, ठीक है। माप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन उनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम उन्हें एक वचन के रूप में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, ये सभी मेटल्स हैं और मेटल्स हमेशा एक वचन के रूप में ही यूज़ की जाती हैं। आपसे प्रश्न में पूछा जाता है सोना एक वचन है, बहुवचन है, तो आप यहाँ से आसानी से पता लगा सकते हैं। किसी शब्द में अगर किसी वाक्य में अगर शब्द यूज़ होता है हर, हर एक,
प्रत्येक, ठीक है, हर, हर एक, प्रत्येक, ये शब्द जो है हमेशा एक वचन के लिए ही प्रयुक्त किए जाते हैं। हर इंसान झूठ नहीं बोलता, ये एग्जाम्पल है, इससे आप आसानी से समझ पाएंगे। हर इंसान झूठ नहीं बोलता। अब इंसानों की तो सभी इंसानों की बात हो रही है, लेकिन यहां पे डिनोट किया जा रहा है एक पार्टिकुलर इंसान को, हर इंसान, ठीक है, हर इंसान मतलब प्रत्येक इंसान, एक इंसान झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो हर इंसान झूठ नहीं बोलता, इसमें वर्ड आया है आपका हर, ठीक है। तो हर आ जाए, हर एक आ जाए, प्रत्येक आ जाए, एक एक आ जाए, वो सभी शब्द एक वचन के रूप में ही यूज किए जाएंगे, ठीक है। अब आती है समूहवाचक संज्ञाएं। यहां आपको बड़ा गहराई से इसको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां से एक वचन बहुवचन का अगर सवाल आता है तो सबसे ज्यादा संभावना ये बनी रहती है कि इस वाले ग्रुप से बनेगा। समूह वाली संज्ञाएं जो होती हैं, आपकी जो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं, वहां से एक वचन बहुवचन संबंधी प्रश्नों के बनने की संभावना सबसे ज्यादा बनी रहती है। जैसे टोली है, एक शब्द है टोली, सभा हो गई, जनता हो गई, सेना हो गई, ठीक है, कक्षा हो गई। ये सभी शब्द अपने आप में समूहवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताते, एक समूह के बारे में हमें बताते हैं। जैसे सभा है, सभा एक व्यक्ति की सभा नहीं हो सकती। मैंने आपको नाउन्स के बारे में पढ़ाया था तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। और सभा जो होती है वो एक व्यक्ति से मिलकर के नहीं बनती है। सभा का अर्थ है कई सारे व्यक्ति वहाँ पर मौजूद होंगे, उन सभी व्यक्तियों के बीच में किसी गोष्ठी का आयोजन हो रहा होगा, सभा का आयोजन हो रहा होगा। तो सभा हो गया। जनता, जनता किसी एक व्यक्ति को जनता कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जनता व्यक्तियों का समूह है, लोगों का समूह है। जनता क्या है? लोगों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है। इसका मतलब है जनता के अंतर्गत बहुत सारे आदमी आ गए, बहुत सारे लोगों को ये यहाँ पे प्रदर्शित कर रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये किसी वाक्य में यूज़ किया जाएगा, समूहवाचक संज्ञा तो है, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा तो ये है, कलेक्टिव नाम तो है, लेकिन जब इसे किसी वाक्य में यूज़ किया जाएगा, अब यूज़ करना कैसे है वाक्य में, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हिंदी का पढ़ने का तरीका थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप कंप्लीटली जो किताबी नियम होते हैं, किताबी नियमों पर ही आप डिपेंड होकर के चल रहे हैं, तो आप हो सकता है क्वेश्चंस गलत कर दें। लेकिन इसके लिए आपको खुद थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद थोड़ा सोचना होगा। और मैंने बताया था हिंदी में किसी भी शब्द को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप वाक्य प्रयोग करें, शब्दों का आप वाक्य प्रयोग करें। जैसे जनता है, अब जनता से बना हुआ कोई वाक्य बनाइए जिसमें जनता वर्ड आ रहा हो। जनता शोर मचा रही है, ठीक है, मैंने एक शब्द बोला, वाक्य बोला, जनता शोर मचा रही है। जनता शोर मचा रही है। आपने कभी ये लिखा देखा है कि जनता शोर मचा रहे हैं? जनता शोर मचा रहे हैं। सभा हंगामा कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कभी सुना है? सभा हंगामा कर रही है। मतलब आप इसकी क्रिया की तरफ जाएंगे, वर्ब की तरफ जाएंगे। किसी भी चीज़ के वचन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी क्रिया को देखें, क्रिया क्या कह रही है। जनता शोर कर रही है तो कर रही है, एक यहाँ पे एक वचन का, एक व्यक्ति का या एक किसी निकाय का, एक सिस्टम का आपको आभास हो रहा है। जनता शोर कर रही है। और इसी जगह पर मैं बोलूँ लड़के शोर कर रहे हैं, ठीक है, लड़के शोर कर रहे हैं। अब लड़कों को भी छोड़िए, मैंने बोला जनता शोर कर रही है, इसके साथ में एक एग्जाम्पल कंपेयर करते हैं, लोग शोर कर रहे हैं। तो दो वाक्य आपके सामने हो गए, जनता शोर कर रही है, लोग शोर कर रहे हैं। जनता शोर कर रही है, इसकी वर्ब को आप देखें तो पीछे आ रहा है रही है, और लोग शोर कर रहे हैं, इसके पीछे की वर्ब को आप देखें तो यहाँ आ रहा है रहे हैं। तो रहे हैं से ये हमें पता चल पा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जनता शोर कर रही है, इसकी वर्ब से हमको ये पता चल रहा है कि ये एक सिस्टम की बात हो रही है। बेशक जनता लोगों के समूह से बनती है, जनता लोगों का समूह होता है, लेकिन जनता शब्द जो है अपने आप में एक समूहवाचक संज्ञा है। पूरे समूह को, यानी एक शब्द पूरे समूह को प्रदर्शित कर रहा है। लड़के, लड़के मतलब है लड़के का बहुत सारे लड़के, लड़के शोर कर रहे हैं मतलब बहुत सारे लड़के, लोग शोर कर रहे हैं मतलब बहुत सारे लोग। अब लोग जनता में भी होंगे, लेकिन जनता शब्द जो है उन सभी लोगों के एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक वचन के रूप में यूज होगा। आप यहां से समझ पाए होंगे, मैंने काफी एक्सप्लेनेशन दे दी इस चीज की। तो टोली हो गई, सभा हो गई, जनता हो गई, सेना हो गई, कक्षा हो गई, भीड़ हो गई, ये हमेशा एक वचन शब्द हैं। बेशक इन शब्दों को देखने पर हमें ऐसा लगता है कि इनके अंदर बहुत सारे जो है कारक हैं, इनके अंदर बहुत सारे इनके भाग हैं। जैसे जनता है, जनता को अगर हम
विभाजित करें, जनता बहुत सारे लोगों में बढ़ जाएगी, सभा भी बहुत सारे लोगों का समूह हो जाएगी, कक्षा क्लास जो है वो भी बहुत सारे लोगों का समूह हो जाएगी, लेकिन ये एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं, संज्ञा आपने पिछली क्लास में पढ़ी है, समूहवाचक संज्ञाएं जितनी भी होती हैं उन्हें हमेशा एक वचन के रूप में ही यूज किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं थोड़ा कुछ वर्ड्स हैं, इनके एक वचन और बहुवचन रूप को देखते हैं। हमेशा की तरह फिर मैं कहूँगा कि अगर आप बुक उठाएंगे तो बुक में इतने सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इतने सारे शब्द दे रखे हैं कि आप उनको एक साथ देखेंगे तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। समझने के लिए 4-5 चीज़ों को अगर आप समझते हैं, कम चीज़ों को समझते हैं, उसी फॉर्मूले को आप बाकी चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपकी समझ विकसित हो सकती है। मतलब आप ध्यान से अगर कुछ शब्दों को, कुछ विशेष शब्दों को देखेंगे, उन्हें देखने के बाद में, उनका अध्ययन करने के बाद में आपकी समझ इतनी विकसित हो सकती है कि आप बाकी के इतने सारे भंडार है किताबों में शब्दों का, उन सभी शब्दों को याद करना, रटना, ये जो है ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो कुछ शब्द मैं आपको दिख रहा हूँ यहाँ पे, एक वचन, बहुवचन, उनके दोनों रूप लिखे हुए हैं। इनको आप देखिए, इनसे आप कंपेयर कीजिए, इनसे अपने दिमाग को चलाने का कोशिश कीजिए और इसी से रिलेटेड वर्ड्स जो है आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो केवल आपको समझाने के लिए है कि एक वचन, इनका बहुवचन किस तरीके से बनेगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ शब्द ऐसे बताऊंगा जो हमेशा बहुवचन के रूप में यूज़ होते हैं, जिनका एक वचन नहीं होता, और एक वचन के रूप में यूज़ होते हैं, उनका कभी बहुवचन नहीं बनता। और एग्जाम में बड़े नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपको सीधा सीधा दे दिया कि चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया हो गया। ठीक है, केला, केला का बहुवचन केले हो गया। तो ऐसे थोड़ी देगा, इतना इजी देगा तो फिर तो सभी कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल बताया आपको, जैसे समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल बताया। इसको देखने पर जनरली हमको ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुवचन है लेकिन एक वचन होता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। उनके बारे में अभी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, पहले इनको देखते हैं। चिड़िया जो है, चिड़िया का बहुवचन होता है चिड़ियाँ। ठीक है, वधु, वधुएँ, जूँ, जुएँ, साधु, साधुओं। वैसे अगर बात की जाए तो साधु का बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे, मेरा यहाँ पे इसे लिखने का रीज़न क्या है, इसको लिखने का मेरा रीज़न ये है कि ये एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, ये एक पेपर में पूछा गया था, शायद मुझे लग रहा है अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, एक युवा कल्याण अधिकारी का एग्ज़ाम, उसमें ये पूछा गया था साधु, और बोर्ड ने इसका आंसर साधुओं माना था। हालांकि ये थोड़ा अटपटा लगता है, साधु, साधुओं, और इसका बहुवचन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हाँ, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। घर, घरों। ठीक है, छात्र, छात्रों भी हो सकता है इसका, छात्रगण भी कह सकते हैं, नारी, नारी वृंद कह सकते हैं। ये कुछ विशेष शब्द हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसको आपको याद ही कर लेना है, ज़्यादा शब्द नहीं है, अगर आप इनको 2-3 बार देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। स्त्री, एक स्त्री के लिए यूज़ किया जाता है, और बहुत सारी स्त्रियों के लिए हम क्या कह सकते हैं, स्त्रियां भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, और स्त्री जन भी यूज़ किया जाता है। अब स्त्रियां तो सबको पता ही है, तो मैंने उसको नहीं लिखा यहाँ पे। अब जो नहीं पता होगा आपको वो लिखूंगा मैं। ठीक है, फालतू की चीज़ें बताने से क्या फ़ायदा। अब सबको ही पता है केले का बहुवचन, केला का बहुवचन केले होता है, तो उसको लिखने का क्या ज़रूरत है, सबको पता है, इतना तो हम नॉर्मल अपनी बोलचाल में यूज़ करते ही हैं ना। तो स्त्री है, इसका स्त्रिया का, स्त्रियाँ भी हो सकता है, लेकिन एक शब्द इसका ये भी है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, स्त्रीजन। ठीक है, देव है, देव का मतलब देवता, और एक देवता के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन देवताओं का समूह हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, देवगण। और देवगण काय में यूज़ किया जाएगा, बहुवचन में यूज़ किया जाएगा। अधिकारी, एक अधिकारी के लिए यूज़ किया जाएगा, और अधिकारियों का समूह हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, अधिकारी वर्ग। ठीक है, अधिकारी वर्ग, ऐसे भी बहुवचन आपसे पूछा जा सकता है। गुरु, एक गुरु के लिए, एक टीचर के लिए, गुरु के लिए गुरु शब्द यूज़ किया जाएगा एक वचन के लिए। अगर बहुत सारे गुरु हो जाते हैं यानी बहुवचन बन जाता है तो उसको हम गुरुजन कह सकते हैं। तो गुरुजन का मतलब है बहुत सारे गुरु लोग। ठीक है, श्रोता, श्रोता जो है सुनने वाला होता है, श्रोता जो सुनता है उसको श्रोता कहते हैं। अब श्रोता का बहुवचन हम बनाएंगे तो मतलब बहुत सारे श्रोता हो गए तो उनको क्या बोलेंगे, श्रोतागण। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ विशेष शब्द हैं, इनको आप देखिए और यहाँ से आप नोट्स बनाते चलिए। मैं आपको फिर एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम देने के बाद में आप उसका एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे जो वीडियोज़ मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको कभी भोकाल नहीं बनाते हैं हम, जैसे कि पेड कोर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, सीधी सीधी बातें करता हूँ मैं, वही आदत है मेरी कि जो चीज़ें मैं पढ़ता हूँ मैं वही चीज़ें आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, और इसके लिए कोई आपको चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, जो चीज़ें मैं खुद अपने लिए तैयार कर रहा हूँ वो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। शायद मुझे इससे कुछ हेल्प मिल रही है तो आपको भी हेल्प मिलनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में यूज़ होते हैं, हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द।
क्रोध, ठीक है। इनको आप थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ से आपका प्रश्न बिल्कुल बनना ही बनना है, ये कंफर्म समझ लीजिए आप। अगर आपके लिए बहुवचन या एक वचन में से अगर कोई एक वचन बहुवचन वाले यानी वचन वाले चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से 90% संभावना है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। और अगर आप, मैं फिर कहूँगा, जैसे आप पुराने पेपर्स उठा के देखिए, वहाँ पर 2-3 वर्ड आपको जरूर मिलेंगे, जैसे आंसू हो गया, ठीक है, दर्शन हो गए, प्राण हो गए, हस्ताक्षर हो गए, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे प्राण है, तो चलो ये तो बहुवचन में बताऊंगा, अभी पहले एक वचन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, पानी, हवा, आटा, क्षमा, जल, दूध, आग, सहायता, छाया, जनता, वर्षा, मज़ा, माल, धन, सामग्री, ये सभी शब्द एक वचन शब्द हैं। एक वचन शब्द तो हमने पहले भी बताए थे, लेकिन ये ऐसे एक वचन शब्द हैं जिनका बहुवचन नहीं बना सकता है, ठीक है। क्रोध का बहुवचन बनाइए, आप क्या करेंगे, आप क्रोध का बहुवचन बना के देखिए, अब यूज़ कीजिए अपना दिमाग, क्रोध का बहुवचन बनाइए, मुझे बताइए कैसे बनाते हैं, ठीक है। नहीं बनेगा ना। प्रेम, प्रेम प्रेम में ही यूज़ होता है, प्रेम अपने मूल रूप में ही यूज़ होता है। ऐसे ही पानी, पानियों तो नहीं कह सकते। अब गाना सुना होगा पानियों सा, तो वो सब फिल्मी बातें हैं, लेकिन हिंदी के वास्तविक व्याकरण की दृष्टि से पानी का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। हवा है, ठीक है, तो हवा का भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अब हवाएं वाला गाना सुना होगा, उसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये हिंदी व्याकरण की बात हो रही है, ठीक है। चलती हैं हवाएं, तो वो आपको फिल्मी दुनिया में नहीं जाना है, यहाँ व्याकरण से संबंधित चीज़ें हो रही हैं, तो वही देखना है आपको। तो हवा का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, हवा अपने मूल रूप में यूज़ होगी। आटा है तो आटा, आटे को आटे तो नहीं बोल देंगे, क्षमा को क्षमाएँ तो नहीं बोल देंगे, जल के जलों, ठीक है, जल को गिन सकते हैं, इसलिए बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। दूध को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं तो बहुवचन नहीं बनेगा। आग को गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता। सहायता को गिना जा सकता है, छाया को गिना जा सकता है, जनता को गिना जा सकता है। अब जनता यहाँ पे वही आ गया ना, वो वाला वर्ड आ गया, ये समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो अभी इसका क्लैरिफिकेशन मैंने दिया था आपको, जनता हो गई, जनता अपने आप में एक समूहवाचक संज्ञा है, तो एक वचन के रूप में यूज़ होगा। वर्षा को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। मजा को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। माल नहीं गिन सकते, धन नहीं गिन सकते, ठीक है। सामग्री को गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है। सामग्री तो क्या बोलेंगे, सामग्रियों, ठीक है, नहीं बोलेंगे ना। तो ये सभी शब्द अपने मूल रूप में यूज़ होते हैं और हमेशा एक वचन के रूप में यूज़ होते हैं। इनको आपको याद रखना है, यहाँ से आपका प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। अब ये देखना है आपको, और यहाँ से मैं कुछ शब्द को पॉइंट आउट करूँगा, जिनके नीचे मैं अंडरलाइन करूँगा, हाईलाइट करूँगा, राउंड में कर दूँगा जिनको मैं सर्कल के अंदर। वो आप शब्द पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, प्रैक्टिस सेट्स उठा के देखिए, गूगल पर सर्च कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आप देखेंगे तो मैं जो शब्द आपको बता रहा हूँ, ये शब्द पिछले एग्जाम्स में लगातार पूछे गए। जैसे आंसू, आंसू जो शब्द है, आंसू, एक आंसू के लिए भी यही शब्द लिखेंगे हम, आंसू। और आंसू यानी काफ़ी सारे आंसू होंगे तो उनके लिए भी हम आंसू शब्द ही यूज़ करेंगे। दर्शन, ठीक है, दर्शन। अब दर्शन का वाक्य प्रयोग कीजिए, मुझे भगवान के दर्शन हो गए, ऐसे तो नहीं बोलते मुझे भगवान का दर्शन हुआ, मुझे भगवान का दर्शन हो गया। तो एक वचन तो नहीं कह सकते ना। जनरली हम इसका वाक्य प्रयोग करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा दर्शन हमेशा बहुवचन के रूप में यूज़ होता है। जैसे बाल हैं, मैं बाल कट, जैसे मेरा बाल झड़ गया, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। मेरे सिर के बाल झड़ गए, ऐसे तो बोलेंगे, तो बहुवचन के रूप में यूज़ करेंगे। मेरे रोम रोम पुलकित होने लगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, है ना, तो ये सभी बहुवचन शब्द में यूज़ किए जाते हैं। केस है, प्राण है, कोई व्यक्ति मर गया, ठीक है, कोई व्यक्ति मर गया तो क्या बोलेंगे, उसके प्राण निकल गए, उस व्यक्ति के तो प्राण ही निकल गए। तो प्राण निकल गए मतलब गए, बहुत सारे गए, ठीक है। प्राण निकल गए मतलब बहुवचन के रूप में यूज़ हो रहा है। ऐसा तो नहीं बोलते हैं, कभी सुना है कभी किसी व्यक्ति का प्राण निकल गया, हाय रे मेरा तो प्राण निकल गया, ऐसे तो नहीं बोलते हैं, हाय रे मेरे तो प्राण निकल गए। इस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो प्राण हमेशा बहुवचन के रूप में यूज़ किया जाता है। लोग, ये भी बहुवचन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। होश है, समाचार है। और फिर मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, हस्ताक्षर। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रजा जो है ये भी हमेशा बहुवचन के रूप में यूज़ की जाती है। दर्शक, ये भी। लोग, होंठ जो है हमारा, होंठ फट गया, ऐसे तो नहीं बोलते हैं, होंठ फट गए, ऐसे तो बोलते हैं। मान लो होंठ फट गए किसी के, तो क्या बोलेंगे हम, उसके होंठ फट गए, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। होंठ फट गया मतलब एक वचन के रूप में तो यूज़ होता नहीं है, ये बहुवचन के रूप में यूज़ होता है। तो होंठ हो गया, दाम हो गया, ठीक है। ये जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो इन शब्दों को आपको थोड़ा सा गौर से देखना है, जो हमेशा बहुवचन के रूप में यूज़ होते हैं, ये हमेशा एक वचन के रूप में यूज़ होते हैं। इन सभी शब्दों को आपको 1-2 बार रिवाइज कर लेना है और इसके बाद में आप आसानी से एक वचन बहुवचन
पहचान पाएंगे, क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आगे पहुँचाएं, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।